इवनिंग ऑल। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ कॉम्पिटिटिव नर्सिंग एग्जाम गाइड की सीरीज़ में। और हम कर रहे थे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स की हमारी 2 क्लासेस हो चुकी थी और अब हम अपनी 3rd क्लास में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैटायन पोटेशियम के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि पोटेशियम क्या होता है, पोटेशियम के डाइटरी रिसोर्सेज क्या क्या हैं, पोटेशियम की नॉर्मल वैल्यू, पोटेशियम जब हमारी बॉडी में कम हो जाता है तो क्या क्या साइन सिम्टम्स होते हैं, उसकी मैनेजमेंट कैसे की जाती है, और जब पोटेशियम हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो उसकी मैनेजमेंट कैसे की जाती है, नर्सिंग मैनेजमेंट देखेंगे साथ के साथ। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। पोटेशियम, तो पोटेशियम क्या होता है? पोटेशियम हमारी बॉडी का सबसे अबेंडेंट कैटायन है। मीन्स हमारी बॉडी में, हमारे सेल्स में सबसे ज़्यादा जो कैटायन पाया जाता है वो पोटेशियम होता है। जब भी हमारा कोई सेल बर्स्ट होता है, कोई भी सेल टूटता है, तो उसमें से सबसे ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम बाहर निकलता है। तो पोटेशियम की जो नॉर्मल वैल्यू होती है, पोटेशियम की नॉर्मल वैल्यू 3.5 से 5.1 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर होती है। ये किसी किसी बुक में 5 भी दी हुई है, किसी किसी बुक में 5.1 दी गई है। तो 3.5 से 5.1 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर हमारी पोटेशियम की जो नॉर्मल वैल्यू होती है। और अगर ये वैल्यू 3.5 से कम हो जाए तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोकैलेमिया। अगर वैल्यू 3.5 से कम हो जाए तो उस कंडीशन को बोलेंगे हाइपोकैलेमिया। और अगर वैल्यू एक्सीड कर जाए 5.1 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर से तो उस कंडीशन को बोलेंगे हाइपरकैलेमिया। हम ये दोनों ही कंडीशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि पोटेशियम हमारी बॉडी में क्या क्या रोल प्ले करता है, पोटेशियम हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है, क्या सिग्निफिकेंस है पोटेशियम की हमारी बॉडी में। सबसे पहले पोटेशियम एक इम्पोर्टेंट कैटायन है जो हमारी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी हार्ट की मिडल मस्कुलर लेयर होती है, जिसे कि हम मायोकार्डियम कहते हैं, जो कि हमारी कार्डियक एक्टिविटी को रेगुलेट करती है, उसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए पोटेशियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे मायोकार्डियम के लिए। इसलिए हम कहते हैं कि पोटेशियम जो है वो हमारी पल्स को रेगुलेट करता है। इसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की एबिलिटी के कारण ही ये हमारे बीपी को कंट्रोल करने में रेगुलेट करता है। सेल्स के अंदर जो फ्लूइड बैलेंस है उसको मेंटेन करने में पोटेशियम हेल्प करता है। और हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, प्रॉपर एक्टिविटी के लिए पोटेशियम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये सब हमारी पोटेशियम की सिग्निफिकेंस है कि पोटेशियम हमारी बॉडी में क्या क्या रोल प्ले करता है। अगर हम देखेंगे कि पोटेशियम हमारी बॉडी में मेजर रोल प्ले करता है क्योंकि ये हमारे कार्डियक एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि पोटेशियम हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट कैटायन है। तो ये यूजेस हैं पोटेशियम के कि क्या क्या रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में। उसके बाद आता है डाइटरी रिसोर्सेज कि किन किन डाइट से रिसोर्सेज से हमें पोटेशियम मिलता है। डाइटरी रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा जो पोटेशियम रिच फूड है जो हम वैसे भी डेली रेगुलर यूज़ में लेते हैं वो है बनाना। बनाना में सबसे ज़्यादा पोटेशियम पाया जाता है। बनाना के बाद ऑरेंज और ऑरेंज जूस में पोटेशियम सबसे ज़्यादा मिलता है। उसके बाद ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में जैसे कि साग है, साग में, मेथी में, ब्रोकली और मटर में सबसे ज़्यादा पोटेशियम पाया जाता है। तो ये हमारे डाइटरी रिसोर्सेज है पोटेशियम के, जिनमें सबसे ज़्यादा पोटेशियम पाया जाता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं, वैसे तो अगर हम नॉर्मली डाइट ले रहे हैं, नॉर्मल डाइट कंज्यूम कर रहे हैं तो पोटेशियम की कमी हमारी बॉडी में नहीं होती है, क्योंकि डेली हम कोई ना कोई ऐसी चीज़ ले रहे होते हैं जो कि पोटेशियम रिच होती है। तो पोटेशियम की कमी, हाइपोकैलेमिया होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन डिजीज़ कंडीशन की वजह से या फिर और कोई कंडीशन हो जिसकी वजह से हम में पोटेशियम डेफिशिएंसी हो जाती है
तो हम पोटेशियम डेफिशिएंसी के कॉज देखेंगे कि किस किस वजह से हमारी बॉडी में पोटेशियम की कमी हो जाती है। सबसे पहले डायरेटिक थेरेपी। अगर हाइपरटेंशन का पेशेंट है और हमने उसको डायरेटिक थेरेपी पे रखा है, कार्डियक पेशेंट है, फ्लूइड ओवरलोड हो गया है, उसको डायरेटिक थेरेपी पे रखा है, और मेनली हम डायरेटिक थेरेपी में पेशेंट को थायजाइड डायरेटिक दे रहे हैं। जो थायजाइड डायरेटिक होते हैं वो हमारी बॉडी से फ्लूइड के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स को भी बाहर निकाल देते हैं। थायजाइड डायरेटिक्स का सबसे मेन एग्जांपल है जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं, क्लिनिकल सेटिंग में यूज़ करते हैं, वो है इंजेक्शन लेसिक्स। इंजेक्शन लेसिक्स में थायजाइड डायरेटिक है जो हम हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को यूज़ करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, सोडियम के साथ साथ पोटेशियम भी हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। डायरेटिक थेरेपी की वजह से पेशेंट हाइपोकैलेमिया में चला जाता है। उसके बाद एडिसन्स डिजीज। एडिसन्स डिजीज में क्या होता है, जो हमने पहले भी पढ़ा था फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स में, जो हमारा हार्मोन होता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन, जो किडनीज के द्वारा सिक्रेट होता है, वो क्या करता है, एक्सेसिव सोडियम रीएब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सोडियम अगर हमारे रीअब्जॉर्ब हो जाएगा बॉडी में तो पोटेशियम बाहर निकल जाएगा। तो एडिसन्स डिजीज में भी हाइपोकैलेमिया होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। थर्ड है हमारा वुंड इरिगेशन। अगर हमारी बॉडी में कोई मेजर वुंड है, जैसे कि कोलोस्टमी है, कोलोस्टमी का वुंड है और हम उसको इरिगेट कर रहे हैं, कोलोस्टमी ओपन है, जीआई सिस्टम में पोटेशियम हमारे सेल्स के अंदर है, लेकिन हम वुंड को बहुत ज़्यादा इरिगेट कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूस इरिगेशन हो रही है, तो उसमें से क्या होता है, जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, पोटेशियम बॉडी से बाहर निकल जाता है और पेशेंट हाइपोकैलेमिया में चला जाता है। फोर्थ, इसमें वुंड इरिगेशन में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकलने के चांसेस होते हैं। एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक। जो पेशेंट बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं उनमें हाइपोकैलेमिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। क्रोनिक मालनरिश्ड पेशेंट होते हैं जो डाइट प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, जो पोटेशियम उनको जितना लेना चाहिए, जितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए वो नहीं ले पा रहे हैं, माल नरिश्ड पेशेंट है, तो उनमें हाइपोकैलेमिया होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद है फ्लूइड ओवरलोड। जैसे ही फ्लूइड एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट से इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में मूव करता है, हमारे सेल्स के अंदर मूव करता है, तो क्या होता है, जो पोटेशियम की कंसंट्रेशन होती है पर डेसीलीटर्स, वो कंसंट्रेशन कम हो जाती है, पेशेंट हाइपोकैलेमिया में चला जाता है। तो ये सारे कुछ कॉजेज है जिसकी वजह से हमारे पेशेंट को हाइपोकैलेमिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो पेशेंट होता है हम कैसे पेशेंट को असेस करें कि पेशेंट को हाइपोकैलेमिया है, कैसे हमें पता चलेगा, किस मैनिफेस्टेशन से हमें पता चलेगा, कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स होंगे जिनसे हमें पता चलेगा कि पेशेंट हाइपोकैलेमिक है या पेशेंट हाइपोकैलेमिया में जा रहा है। तो हम उन साइन एंड सिम्टम्स को एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था कि पोटेशियम का मेन फंक्शन क्या है, हमारी मायोकार्डियम की एक्टिविटी को रेगुलेट करना है। तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रॉपर हमारा मायोकार्डियम ना तो कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा और ना ही रिलैक्स हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, डिसरिथमियाज हो जाएंगे, जो हमारी कार्डियक एक्टिविटी हो जाएगी वो इरेगुलर हो जाएगी जब भी हमारे शरीर में पोटेशियम की डेफिशिएंसी होगी। उसके बाद ये हमारी सारी मसल्स को रेगुलेट करता है, सारी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। तो हमें मसल वीकनेस फील होगी, पेशेंट लिथार्जिक फील करेगा, अगर वो उठना चाहेगा जनरलाइज्ड वीकनेस हो जाएगी पेशेंट की बॉडी में, पेशेंट उठ नहीं पाएगा। उसके बाद नमनेस हो जाएगी, हाथ पैरों की नमनेस हो जाएगी, पैरेस्थीसिया, आप जानते हैं कि जैसे हाथ पाँव में जैसे चींटियाँ चलती हैं, पेशेंट को वैसा फील होगा कि हाथ पाँव में चींटियाँ चल रही हैं। होठों के आसपास जो टिंगलिंग सेंसेशन होती है
वो पेशेंट को हो जाएगी। और जब रेस्पिरेशन, क्योंकि ये हमारी स्केलेटल मसल्स के भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पोटेशियम। तो जैसे ही पोटेशियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो पेशेंट को ब्रेथ करने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए एफर्ट करना पड़ेगा। तो शैलो रेस्पिरेशंस हो जाएंगे पेशेंट के। वो एफर्ट करके सांस लेगा तो हमें क्लियरली पता चल जाएगा कि पेशेंट को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है या कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी है। तो इन सभी साइन एंड सिम्टम्स में हम पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है, पेशेंट को दिक्कत हो रही है। तो हमें पता चल जाएगा कि पेशेंट इज गोइंग ऑन हाइपोकैलेमिक साइड। और अगर पेशेंट साथ के साथ किसी डायरेटिक थेरेपी पे है तो हमें ये चीज़ माइंड में रखनी चाहिए क्लिनिकल एस्पेक्ट से कि पेशेंट डायरेटिक थेरेपी पे चल रहा है तो हम पेशेंट की इलेक्ट्रोलाइट वैल्यूज़ को रेगुलरली मॉनिटर करते रहें। क्योंकि ये कॉमन होता है कि जो पेशेंट डायरेटिक थेरेपी पे है उसके हाइपोकैलेमिया में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स थे जिससे हम पता लगा सकते हैं कि पेशेंट हाइपोकैलेमिया में जा रहा है। उसके बाद हम थोड़ी सी नर्सिंग मैनेजमेंट कर लेते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। नर्सिंग मैनेजमेंट हाइपोकैलेमिक पेशेंट के लिए सबसे पहले नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, असेस करना है हमें पेशेंट की कंडीशन को, पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स को असेस करना है। असेसमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। बिना असेसमेंट के हम आगे कोई भी इंटरवेंशन नहीं कर पाएंगे। नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले हमें असेसमेंट करना है। असेसमेंट कर साइन एंड सिम्टम्स हम पेशेंट के देखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट। जो पेशेंट को, जैसे अगर पेशेंट का शैलो रेस्पिरेशन है, ब्रेथ सांस लेने में वो एफर्ट कर रहा है तो हम पेशेंट का SpO2 लेवल चेक करेंगे। और अगर पेशेंट की सैचुरेशन कम है तो उसको ऑक्सीजन थेरेपी पे स्टार्ट करेंगे, उसको ऐड देंगे ताकि वो ब्रेथ कर सके। जो भी हमारी नर्सिंग इंटरवेंशन होती है थोड़ा सा हेड एंड रेज कर देंगे बेड का ताकि वो रेस्पिरेशन उसके ठीक से हो। और मैंने एक बात बताई थी पहले पीछे भी कि हमारे डाइजेस्टिव एक्टिविटी के लिए भी पोटेशियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जब पोटेशियम की डेफिशिएंसी हो जाती है तो पेशेंट को पैरालिटिक इलियस हो जाता है, बाउल साउंड डिमिनिश्ड हो जाती है क्योंकि हमारी इंटेस्टाइन भी पोटेशियम की डेफिशिएंसी की वजह से काम नहीं कर पाती है। और अगर हम पेशेंट की बाउल साउंड हियर करेंगे और अगर हमें पेशेंट की बाउल साउंड पता नहीं चल रही है, अस्कल्टेट करेंगे, अस्कल्टेशन पे हमें नहीं पता चल रही कि पेशेंट की बाउल साउंड है कि नहीं, तो हम पेशेंट को NPO कर देंगे। जब तक पेशेंट की बाउल साउंड्स नहीं आती हैं तब तक हम पेशेंट को NPO कर देंगे। NPO टिल फर्दर ऑर्डर पेशेंट को हम रखेंगे। उसके बाद अगर पेशेंट ओरल सप्लीमेंट्स ले सकता है पोटेशियम के तो उसको ओरल सप्लीमेंट्स पे हम डालेंगे। ओरल सप्लीमेंट्स पे में हम सब कॉमनली यूज़ करते हैं पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और सिरप क्लोराइड हम देते हैं। ओरल सप्लीमेंट्स में सबसे ज़्यादा ये चीज़ें यूज़ होती हैं। और अगर पेशेंट कोमा में चला गया है, बहुत ज़्यादा पेशेंट को सीवियर हाइपोकैलेमिया हो गया है और पेशेंट नहीं ले पा रहा पर ओरल, तो हम IV थेरेपी स्टार्ट करेंगे। IV थेरेपी में हम देते हैं इंजेक्शन पोटेशियम क्लोराइड। इंजेक्शन पोटेशियम क्लोराइड हम IV थेरेपी में देंगे। इसका 1 एम्पूल होता है जो 10 ml का होता है, और वो होता है इक्वल टू 20 mmol के इक्विवेलेंट होता है जो हम पोटेशियम क्लोराइड पेशेंट को देते हैं। और मेन कंसिडरेशन क्या होती है जब हम पेशेंट को पोटेशियम क्लोराइड देते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये हमारे नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि पेशेंट को हमने पोटेशियम क्लोराइड कैसे देना है। सबसे पहले हमें पेशेंट को पोटेशियम क्लोराइड कभी भी बोलस नहीं देना है। और अगर हम पेशेंट को पोटेशियम क्लोराइड बोलस दे देते हैं तो ये इमीडिएटली 1 to 2 मिनट्स के अंदर पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में जा सकता है, पेशेंट कार्डियक शॉक में जा सकता है, पेशेंट को लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है। इसलिए हमें कभी भी पेशेंट को पोटेशियम क्लोराइड बोलस नहीं देना चाहिए। पोटेशियम क्लोराइड को हम हमेशा 0.9% नॉर्मल सलाइन
500 ml में मिक्स करके देते हैं। और जब हम ये कंपोजिशन बना रहे होते हैं पोटेशियम क्लोराइड का और नॉर्मल सलाइन का, तो हम हमेशा क्या करते हैं, बोतल में इंजेक्ट करने के बाद बोतल को हमेशा हमें शेक कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम शेक नहीं करेंगे तो जो पोटेशियम क्लोराइड की कंसनट्रेशन है वो बोतल के नीचे ही डिपॉजिट हो जाएगी, और नीचे डिपॉजिट हो जाएगी तो वो एज ए बोलस का ही काम करेगी, एज ए बोलस। और जब हम पेशेंट को उसको डायरेक्ट आईवी देंगे तो पेशेंट के कार्डियक एक्टिविटी को डायरेक्टली इन्फेक्ट करता है। और हमेशा हम एक इलेक्ट्रॉनिक इन्फ्यूज़न पंप की हेल्प से पोटेशियम क्लोराइड पेशेंट को देंगे। ये नहीं है कि हम वैसे ही हमने बोतल में डाल दिया, आईवी लाइन स्टार्ट कर दिया और उसके बाद जाने दो पेशेंट को, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा इलेक्ट्रॉनिक इन्फ्यूज़न पंप की हेल्प से हम पेशेंट को पोटेशियम क्लोराइड देंगे। और हम पोटेशियम क्लोराइड का जो फ्लो रेट है वो 10 mmol/h से ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो नॉर्मल रिकमेंडेड वैल्यू होती है पोटेशियम क्लोराइड की वो 10 mmol/h होती है। इससे ऊपर हम कभी भी पेशेंट को पोटेशियम क्लोराइड नहीं दे सकते हैं। और अगर हमें पेशेंट को देना भी पड़ जाए 10 से 20 तक नॉर्मल होता है पर आवर, और अगर इससे ऊपर हम पेशेंट को देते हैं तो हम पेशेंट को क्लोजली मॉनिटर करेंगे। कार्डियक मॉनिटर पे हम पेशेंट को डालेंगे। पेशेंट को क्लोजली हमने मॉनिटर करना है, पेशेंट की कार्डियक एक्टिविटी को हमने क्लोजली मॉनिटर करना है अगर हम पेशेंट को पोटेशियम क्लोराइड दे रहे हैं तो। उसके बाद हमें इन्फ्यूज़न साइड देखनी है फॉर पेन एंड फ्लीबाइटिस। पेन एंड रेडनेस के लिए हमें देखनी है, क्योंकि इंजेक्शन हार्ड होता है काफ़ी, तो उसकी वजह से जब हम पेशेंट को आईवी लाइन स्टार्ट करते हैं तो पेशेंट को पेन होता है, वहाँ पे साइड पे रेडनेस होती है। तो फ्लीबाइटिस के लिए हमने पेशेंट को रेगुलरली मॉनिटर करना है। और सबसे लास्ट में हमें क्या करना है, पेशेंट की इलेक्ट्रोलाइट वैल्यूज़ को देखते रहना है। इलेक्ट्रोलाइट वैल्यूज़ को हम पेशेंट की देखते रहेंगे, क्योंकि अगर हम पेशेंट को कॉन्टीन्यूस दिए जा रहे हैं हाइपोकैलेमिया को करेक्ट करने के लिए कॉन्टीन्यूस पोटेशियम क्लोराइड दिए जा रहे हैं, लेकिन हम पेशेंट की वैल्यू को मॉनिटर नहीं कर रहे हैं कि जो हमें रिकमेंडेड चाहिए था 3.5 से 5.1 mg/L वो हो गया है कि नहीं। और कई बार पेशेंट हाइपरकैलेमिया में चला जाता है अगर हम पेशेंट को बिना मॉनिटर किए पोटेशियम क्लोराइड देते रहते हैं। तो हम जो लैब वैल्यूज़ हैं उनको मॉनिटर करते रहेंगे क्लोजली, और उनको मॉनिटर करके हम देखेंगे कि पेशेंट जो हमें रिकमेंडेड ब्लड वैल्यू चाहिए थी पेशेंट की वो आ गई हैं। तो उसके बाद हम फिजिशियन को इन्फॉर्म करेंगे और पोटेशियम क्लोराइड को बंद कर देंगे। तो ये नर्सिंग मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें पेशेंट को पोटेशियम क्लोराइड देते हुए याद रखने हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम हाइपरकैलेमिया पढ़ेंगे, जब पोटेशियम लेवल होता है वो 5.1 से ऊपर चला जाता है तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, मैनिफेस्टेशंस क्या होती हैं, और नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें उन्हें कैसे मैनेज करना है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिल सके। थैंक यू।